हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा थर्ड वीडियो लेक्चर है और उसके पहले हमने 2 लेक्चर्स तक लेसन नंबर 1 है प्लांट रिप्रोडक्शन वो कंप्लीट कर लिया था। तो ये वीडियो है वो पूरे लेसन का रिवीजन वीडियो है जो मैं आपको वेरी क्विकली आई विल रिवाइज द होल चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, so our lesson is plant reproduction. We have to learn that how plants can be reproduced. As we know, plants are living things, so they produce their young ones. Means they can produce same plant like the seed. तो सबसे पहले हमने लर्न किया था फ्लावरिंग प्लांट्स की डेफिनेशन दैट प्लांट्स हैव फ्लावर्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। उसके हमने एग्जांपल देखे थे बिटरनट प्लांट, ऑरेंज प्लांट, दैट फ्रॉम द फ्लावर ऑफ ऑरेंज द ऑरेंज प्लांट कैन बी reproduced. From the flower of bitternut plant the bitternut plant can be reproduced, and the papaya. So thereafter we have learned about seed coat. What is the seed coat? The outermost part of the seed, the outermost layer of the seed is called the seed coat. जो seed के ऊपर का लेयर होता है वो। फिर हमने बात की थी कॉटिलेडन्स की। कॉटिलेडन्स क्या है? If we soak the seeds overnight in the water, if that seed can be divided into 2 halves, then it is 3 cotyledons, and if the seed remains a single cotyledon, then it is monocot. और इसके हमने एग्जांपल्स और एक्टिविटी भी मैंने आपको होमवर्क में दी थी कि आपको क्लासिफाई करना था which seeds are monocotyledons and which seeds are dicot seeds. Then वो सब इंट्रोडक्शन का पार्ट था। फिर हमने स्टार्ट किया था सीड जर्मिनेशन। Germination. The journey of a seed to a seedling passes through many stages of growth. In the early stages, when a seed is placed in moist soil, it absorbs the water around it. The water then reaches the beginning of the baby plant or the embryo within the seed. This makes the embryo grow and increase in size. Eventually, the embryo breaks open the seed coat and comes out of the seed. The root comes out first and grows into the soil. This fixes the baby plant to the soil and helps the root absorb water and nutrients from the soil. Then the shoot comes out of the seed and starts to grow towards the sun. The first pair of leaves that come out of the seed with the shoot are called cotyledons. The root grows longer. The shoot becomes green and sprouts more leaves. This is a young plant and is called a seedling or sapling. For all these stages of germination, essential conditions or factors are required. So what do seeds need to germinate? The seed need to germinate is air, water and warmth. Warmth means sunlight. और अगर ये कोई भी सीड को एयर, वाटर एंड वार्मथ मिल जाए, then new plant can be reproduced from the seed. Then we have that questions that do all plants germinate? सारे seeds है वो germinate करते हैं? कैसे germinate करते हैं? नहीं। तो फिर हमने आंसर किया था no, all seeds cannot germinate. तो कौन कौन से seed है वो germinate नहीं हो पाते? तो जो seed है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं है। सीड का प्रॉपर डेवलप हो गया तो सीड है वो फ्रूट के अंदर होता है। जब फ्रूट ही पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, पूरी तरीके से राइप नहीं हुआ है, तो उसका जो सीड है वो भी
रो सीड होगा, कच्चा सीड होगा, तो वो सीड है उसमें से न्यू प्लांट है वो नहीं हो सकता। और फिर हमने बात की थी जैसे कि सीड्स है जो एनिमल्स ने खाया है, बर्ड्स ने खाया है और वो बीच में से ज़मीन पर गिर गया है, रॉक पे गिर गया है, तो उस सीड में से भी न्यू प्लांट है वो रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक था सीड डिस्पर्जल, और इसके पहले हमने वो जो सीड के जो 3 स्टेजेस थे किस तरह कैसे सीड में से प्लांट ग्रो करते हैं वो हमने देखा। फिर हमने वहाँ बात की थी एम्ब्रियो और रेडिकल की। एम्ब्रियो क्या है और रेडिकल क्या है। तो जो सीड है वो हमने पूरी रात पानी में सोक किए हैं, तो वो सीड के ऊपर सपोज कि ये सीड है तो उसके ऊपर एक ऐसा छोटा टाइनी स्ट्रक्चर अटैच टू द सीड आफ्टर सोकिंग इट ओवरनाइट इन वाटर। ये जो पार्ट है दैट इज एम्ब्रियो एंड रेडिकल क्या है कि जो बिगिनर रूट है सीड में से सबसे पहले रूट ग्रो करता है, तो जो भी छोटा रूट सबसे पहले उसमें सीड में से निकला है दैट इज द रेडिकल, और उसमें से पूरे रूट्स है वो डेवलप होंगे और फिर उसके ऊपर से शूट है वो ग्रो करेंगे और फिर शूट के ऊपर लीव्स आएंगे। फिर हमने बात की थी सीड डिस्पर्जल की। देयर आर 4 वेज ऑफ सीड डिस्पर्जल। सीड डिस्पर्जल इज स्प्रेडिंग अवे द सीड। सीड का जो स्प्रेड होना है अलग अलग जगहों पर दैट इज द सीड डिस्पर्जल। देयर आर 4 वेज ऑफ सीड डिस्पर्जल by wind, by animal, by water, and by explosion. तो ये है 4 ways of seed dispersal. In detail. Our first agent of dispersal is the wind. Seeds of plants like dandelions have parachute-like or hair-like structures attached that are so light in weight that they easily get carried away by the wind. Thus, even the seeds get carried to distant places. What is the next agent we have in our list? It's water. Fruits which float, such as those of the lotus and coconut palm, are carried by water. You won't believe that coconuts can travel for thousands of kilometers across seas and oceans. Hard to believe, but they do. What is the next type of dispersal? Let me name it for you. It's called the dispersal by explosion. Did I just say explosion? You heard me right. Then what exactly explodes in a plant? In some cases, fruits or pods containing seeds burst on their own. The pods dry and split open suddenly with considerable force, which throws the seed at a distance. What are the examples of such type? We have plants like broom and peas, which belong to this category. What do we do with the seeds after eating juicy fruits? We generally throw away the seeds, right? Yes, that is how seeds from a plant growing in one area reach a completely different area. Plants are even benefited with the seed dispersal by animals. To understand this, let's take the simple example of birds. Birds also relish on the juicy fruits that have seeds within. In many cases, the seeds of the plants are too tough to germinate if planted directly into the soil. Now, if such a fruit is consumed by a bird, then the seed does not get digested in the bird's body and is thrown away directly. However, the hard seed cover softens a bit due to the chemical activity of the acids present in the bird's stomach. So as the seed passes through the bird's gut, it gets soft, and when it drops on the ground and gets rooted, it becomes easy for the seed to germinate. This is how animals can help in far and wide dispersal of seeds. Can you name some seeds which belong to this category? Blackberry, cherry, apple, and so many. Now the next topic is new plants from the roots, stem and leaves. और ये जो प्रोसेस है न्यू प्लांट्स को रूट स्टेम लीव्स उसमें से प्रोड्यूस करने की दैट इज द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वी हैव लर्न। और उसमें से हमने इसके एग्जांपल देखे थे कि
रूट्स में से कौन से प्लांट रिप्रोड्यूस किए जाते हैं, स्टीम में से कौन से प्लांट रिप्रोड्यूस किए जाते हैं, एंड लीव्स में से भी कैसे रिप्रोड्यूस किए जा सकते हैं प्लांट्स। देन नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डू नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस। जिसके फ्लावर्स नहीं होते तो उसके फ्रूट्स भी नहीं होंगे, तो फिर वो प्लांट्स हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस होंगे। तो उसमें हमने दो एग्जांपल्स देखे थे, पाइन ट्री एंड फर्न ट्रीज। जो पाइन्स है, ट्रीज लाइक सेडर्स, पाइन्स, वो लोग कॉर्न लाइक जैसे पाइन में जो है वो कॉर्न जैसे स्ट्रक्चर होते हैं और उसमें से सीड्स है वो ग्रो करते हैं और वो सीड में से नए प्लांट्स हैं वो रिप्रोड्यूस किए जा सकते हैं। फर्न की बात की थी, FERN फर्न, तो वो एक ऐसा प्लांट है उसमें सिर्फ लीव्स ही होते हैं, तो उसमें सीड्स तो होते ही नहीं है। तो लीव्स की जो लोअर सरफेस है उस पर स्पोर्स होते हैं छोटे छोटे, वो मैंने आपको पिक्चर्स के साथ दिखाया था अगले लेक्चर में। तो वो स्पोर्स है जो वो लैंड पर गिरेंगे तो उसमें से न्यू प्लांट्स है वो रिप्रोड्यूस किए जा सकते हैं। तो ये थी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की बात। और फिर हमने बात की थी क्रॉप्स की, कि फार्मर है वो पूरी सीजन तक, पूरे ईयर तक अलग अलग टाइप के क्रॉप्स लेता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप। और जो भी क्रॉप फार्मर को लेना है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो जो भी क्रॉप फार्मर को लेना है वो द टाइप ऑफ द लैंड, द एटमॉस्फेयर ऑफ द रीजन, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि एप्पल्स है, एप्पल्स एंड व्हीट, वो जो कोल्ड रीजन है वहाँ पे हो सकते हैं। और फिर जहाँ पे वार्म एटमॉस्फेयर रहता है तो वहाँ पर कॉटन है और उसकी फार्मिंग की जाती है। जहाँ पानी ज़्यादा अवेलेबल होता है वहाँ राइस है उसकी फार्मिंग की जाती है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर हमने रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप की बात की थी। रबी क्रॉप है वो विंटर सीजन में लिए जाते हैं फ्रॉम अक्टूबर टू फेब्रुआरी, और फिर नवंबर टू फेब्रुआरी। और फिर जो खरीफ क्रॉप है वो मानसून सीजन में लिए जाते हैं फ्रॉम जून टू अक्टूबर तक। तो वो रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप की बात थी। फिर वो हमने एग्रीकल्चर के स्टेप्स देखे थे। देयर आर 7 स्टेप्स आर देयर फॉर फार्मिंग। सबसे पहले टिल द सॉइल एंड ऐड द मैन्योर। सॉइल को है वो टिल करना है ताकि वो जो सॉइल है वो सॉफ्ट हो जाए और उसमें मैन्योर भी ऐड करना है। फिर सो द सीड्स है वो हमने ज़मीन में डालने हैं। फिर थर्ड स्टेप था इरिगेशन का, मतलब कि पानी पिलाना सीड्स को। देन द नेक्स्ट स्टेप इज रिमूविंग वीड्स। प्लांट्स के साथ फार्म में और भी अनवांटेड प्लांट्स है वो ग्रो हो जाते हैं, जैसे कि ग्रास है तो वो हमें वो उसे वीड्स कहते हैं और उसे हमें रिमूव करना होता है। देन प्रोटेक्शन था फ्रॉम द ग्रेजिंग एनिमल्स। जो भी जैसे कि गॉड है, काव है, वो लोग ये प्लांट्स खाते हैं तो उनसे हमें फार्म को प्रोटेक्शन करना था। फिर हमें केमिकल्स है वो स्प्रे करने थे, मतलब कि इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने होते हैं ताकि बर्ड्स है वो हमारे प्लांट्स को खा ना जाए। और फिर लास्ट स्टेप था कि क्रॉप हमारा डेवलप हो गया है तो उसे हमें हार्वेस्ट, मतलब कि प्लांट से हमारे जो फ्रूट्स है, जो ग्रेन्स है वो हमें अलग करना है, तो उसे कहते हैं हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स। फिर हमने स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स, हार्वेस्टिंग क्रॉप्स देखा था कि हमने ये जो ग्रेन्स है, जो भी फ्रूट्स है वो हमने अलग तो कर लिए, हार्वेस्टिंग तो कर लिया क्रॉप का। फिर जैसे ही हार्वेस्ट कर लिया तो एट द सेम टाइम वी कैन सेल इन द मार्केट, नो, उसी टाइम तो हम मार्केट में जाके सेल नहीं कर सकते। तो फिर जब तक हम मार्केट में सेल करने जाए तब तक हमें उसे स्टोर करके रखना है। तो जो स्टोर करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है वो कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किए जाते हैं, और जो भी ड्राई पल्सेस एंड ग्रेन्स है उसके लिए एक लार्ज रूम होता है और उसे कहते हैं ग्रेनरीज। व्हाट आर द ग्रेनरीज? द लार्ज रूम वेयर
हम ग्रेवियर करेंगे। तो इस लेसन में इतना हमने लर्न किया था और उसके साथ ये चैप्टर की जो एक्सरसाइजेज है वो भी मैंने आपको दी है, तो उसके हिसाब से आप ये लर्न कर लें और जो भी डाउट है वो आप पूछ सकते हैं।